राजस्थान के एक रईस खानदान में जन्मी रईस बानो देव एक ऐसी शख्सियत थी जिसे अपनी दौलत, शान व शौकत और खानदानी रुतबे पर बेहिसाब गुरूर था। उसके पास वो सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता था। हवेलियां, गाड़ियां, हीरे जवाहरात और नौकरों की एक पूरी फौज। मगर जो चीज उसके पास नहीं थी, वो थी इंसानियत और दूसरों की कद्र करने का सलीका। रईस बानो को यकीन था कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में है, यहां तक कि लोग भी, आम इंसान उसके लिए बस नौकर, खिदमतगार या पृष्ठभूमि के किरदार थे। घर के मुलाजिम उसके गुस्से और तकब्बुर से हमेशा कांपते रहते। उनमें एक खामोश, सीधा साधा नौजवान भी था, फैजू। फैजू एक गरीब घराने से आया था। उसकी मां बीमार थी और छोटे भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। इसलिए वो रईस बानो की हर बदतमीजी चुपचाप सहता। रईस बानो अक्सर उसे जलील करके खुश होती। कभी मामूली सी गलती पर उस पर चिल्ला उठती, कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाती। एक बार फैजू ने चाय थोड़ी ठंडी परोस दी तो रईस बानो ने गुस्से में कप फेंक दिया। तुम जैसे लोगों को एक काम भी ढंग से नहीं आता, कहीं और जाकर भीख मांगो। फैजू ने चुपचाप सफाई की और माफी मांगी, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल दुखता रहा। जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से चल रही थी जब एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। रईस बानो अपने शौहर अमित देव, जो एक बड़े उद्योगपति थे, और अपने दो अमीर दोस्तों के साथ केरल के समुद्री किनारों पर एक लग्जरी वेकेशन के लिए रवाना हुई। वो लोग अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचे और फिर समुंदर की सैर के लिए एक शानदार याट किराए पर ली। जब वो याट पर सवार हुए तो कप्तान ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। बाकी सबने खुशी से उससे हाथ मिलाया, मगर रईस बानो ने हमेशा की तरह गुरूर से नजरें फेर लीं और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। याट का स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा, जैसे इस औरत की बदतमीजी पर हैरान हो। उसी याट पर काम करने वाला फैजू भी मौजूद था। उसकी तबादला यहां हो गया था, मगर रईस बानो को इसकी कोई खबर नहीं थी। रईस बानो का रवैया देखकर फैजू को बहुत नागवार गुजरा, मगर वो खामोश रहा और चुपचाप अपना काम करता रहा। रईस बानो को कुछ भी पसंद नहीं आया, न याट का डेकोर, न कमरा, न खाना। हर चीज में उसे कमी नजर आती। उसने हिकारत से पूछा, यहां कोई जिम तो होगा ना? फैजू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज साइकिल उसके सामने रखी और बोला, यह लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। यह तंज सुनकर रईस बानो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूं। फैजू ने नजरें झुका लीं, मगर दिल ही दिल में सोचा, कभी वक्त ने पलटा खाया तो यही गुरूर जमीन पर आएगा। अगले दिन सब लोग छोटी नावों में डाइविंग के लिए समुंदर में निकले। बाकी सब समुंदर में कूदकर खुशियां मनाने लगे, मगर रईस बानो नाव में बैठी मुंह बिचकाती रही। उसे पानी से डर लगता था। फैजू, तुम यहां मेरे साथ रहो, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। फैजू मजबूरन नाव में रुक गया। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। आप भी पानी में जाएं तो शायद अच्छा लगे। रईस बानो ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। फैजू चुप हो गया। समुंदर की लहरें हल्के हल्के नाव से टकरा रही थीं, मगर उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब रईस बानो किनारे पर एक्सरसाइज कर रही थी, फैजू पास ही सफाई में मशगूल था। वो पसीने से तरबतर होकर काम कर रहा था, मगर रईस बानो के चेहरे पर हमेशा की तरह नफरत की झलक थी। तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में लिपटे रहते हो। यह कहकर वो पानी पीने लगी, जैसे किसी मामूली इंसान से बात करने से भी उसकी शान घट जाए। फैजू ने सिर झुकाया, मगर दिल के अंदर कुछ जलने लगा। शायद वही लम्हा था जब किस्मत रईस बानो के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। दोपहर के वक्त रईस बानो की जिद शुरू हुई। मैं आज फिशिंग पर जाना चाहती हूं। फैजू ने समझाने की कोशिश की। मैडम, मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना खतरनाक होगा। मगर रईस बानो कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा, जाना है तो जाना है, समझे? फैजू ने हार मान ली और एक मोटरबोट में उसे बिठाकर समुंदर की गहराइयों की तरफ निकल गया।
कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक इंजन में खराबी आ गई। फैजू ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। क्या मतलब? बोट बंद हो गई? इसे फौरन स्टार्ट करो, रईस बानो चीखी। मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर आपकी जिद के आगे कौन बोले? अब बस इंतजार करो, फैजू ने जवाब दिया। रईस बानो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे यहां से जल्दी निकालो, वरना तुम्हें देख लूंगी। समुंदर बेरहम था। लहरें धीरे धीरे ऊंची होने लगीं। दिन ढलने लगा, फिर रात आ गई। अंधेरा छा गया और उनके पास न खाने का कुछ बचा था, न पानी का। दूसरे दिन सूरज तपा हुआ था। रईस बानो के चेहरे से गुरूर की चमक फीकी पड़ने लगी। भूख, प्यास और डर तीनों उसके लहजे से तकब्बुर चूस रहे थे। उसी वक्त उसने एक बॉक्स में बंद फ्लेयर गन देखी। यह लाओ, हम इससे सिग्नल दे सकते हैं, वो चिल्लाई। फैजू ने फौरन कहा, यह फ्लेयर गन है मैडम, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना, एक गलती में सब कुछ खत्म हो सकता है। मगर रईस बानो ने सुना कहां। घबराहट में उसने फ्लेयर गन उठाई और चलाने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, निशाना गलत हो गया और गोली सीधी उनकी रबर बोट पर जा लगी। एक तेज सी आवाज आई। बोट की हवा निकलने लगी। यह तुमने क्या कर दिया? फैजू चिल्लाया। मगर अब देर हो चुकी थी। बोट डूबने लगी, पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह बोट के बचे हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई। आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और समुंदर पागल हो चुका था। बारिश ने सब कुछ धो डाला, गुरूर, डर, आवाज, सब। रईस बानो चीखती रही, मगर पानी के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। फैजू ने दोनों हाथों से बोट के किनारे को थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वो चिल्लाया। पूरी रात वो तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल असहाय। जब सुबह सूरज की हल्की किरण उनके चेहरों पर पड़ी तो उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एक नई उम्मीद की लकीर, जैसे किस्मत ने फिर एक मौका दिया हो। किसी तरह वो तैरते तैरते वहां तक पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही रईस बानो ने रेत में लेटकर सांस ली, मगर अगले ही पल वो फिर वहीं पुरानी थी, गुरूर की मूरत। मेरा वकील तुमसे जरूर मिलेगा, समझे तुम? तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, फैजू ने थके हुए लहजे में कहा। जो दिल चाहे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टापू सुनसान था, ना कोई परिंदा, ना आदमी, बस हवा की सरसराहट। फैजू पहाड़ी की एक तरफ गया तो उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। लगता था कोई बरसों पहले यहां रह चुका था। उसने झोपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और झरने से पानी भर लाया। फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाया। उधर रईस बानो जंगल में घूमती रही। चारों तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं से फैजू को देखने लगी। वो देखती रही, वही नौकर जिसे वो हमेशा कमतर समझती थी, अब इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके गुरूर को कुरेदना शुरू किया। वो धीरे धीरे फैजू के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, वो धीमी आवाज में बोली। फैजू ने हाथ रोका, फिर नजरें उसकी तरफ उठाईं। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। मैं तुमसे यह खरीद लूंगी, रईस बानो ने गुस्से से कहा। 5,000 रुपये दूंगी या यह लो मेरी सोने की चूड़ी। फैजू ने चूड़ी हाथ में ली, फिर मुस्कुराकर जमीन पर फेंक दी। यहां तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, यहां सिर्फ भूख बोलती है, गुरूर नहीं। रईस बानो का चेहरा लाल हो गया। उसने मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। बेअदब! फैजू का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। मैं मालिक हूं इस टापू पर और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो और जाकर मेरे कपड़े धो, सुखाओ, फिर पानी भर लाओ। शायद फिर तुम्हें कुछ खाने को दूं। रईस बानो ने गुस्से में दांत पीसे, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो झरने के किनारे गई, कपड़े धोए, उन्हें पत्थरों पर फैलाया और शाम होने से पहले फैजू के सामने लाकर रख दिए।
फैजू ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर पानी लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। और पहली बार वो रईस आजादी, जो कभी हाथ ना उठाती थी, अब एक मामूली नौकरानी की तरह बाल्टी लिए जंगल के अंदर जा रही थी। उसके गुरूर की जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। रईस बानो ने फैजू की बात मानी और खामोशी से उसके कहे हुए सारे काम करने लगी। पहले उसके कपड़े धोती रही, फिर झरने से पानी भरकर लाई। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके गुरूर पर पहला वार किया। जब वो वापस आई तो फैजू ने एक मछली भूनकर उसके सामने रखी। यह लो, खा लो। रईस बानो ने झिझकते हुए उसे देखा। कभी यह वही औरत थी जो खाने का एक दाना ठंडा होने पर चीखने लगती थी, और आज वो आधी कच्ची धुएं से काली मछली हाथ में लिए धीरे धीरे खाने लगी। फैजू ने खामोशी से उसे देखा। दिल के किसी कोने में उसे दर्द भी हुआ, मगर वो जानता था, यह दर्द ही वो दवा है जो गुरूर का जहर उतारती है। रात आई तो समुंदर के किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। फैजू अपनी झोपड़ी के अंदर गया और रईस बानो से कहा, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर सो जाओ, आसमान के नीचे। पर बाहर बहुत ठंड है। यह टापू किसी रईस आजादी के लिए नहीं बना। तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वो लम्हा शायद रईस बानो की जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा था। बाहर रेत पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा। वो जो दुनिया को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपटी रो रही थी। सुबह हुई तो सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें आसमान पर फैलाईं। फैजू और रईस बानो समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ने गए। अब फैजू के चेहरे पर भी एक सख्ती थी, जैसे वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वो मछलियां पकड़ता और बाकी सारा काम रईस बानो के कंधों पर छोड़ देता। जरा सा भी गुरूर दिखाने पर वो ठंडे लहजे में उसे टोक देता। एक दिन जब रईस बानो लकड़ियां जमा करके वापस आई तो फैजू ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ। रईस बानो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? हां, गाना, और मुस्कुराना, जैसे तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वो मजबूरी में हल्की आवाज में गाने लगी। उसके बोल हवा में बिखर गए, जैसे समुंदर भी सुनने लगा हो। फैजू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा, वो औरत जो सिर्फ गुरूर से भरी थी, अब इंसान बनने लगी है। अब रईस बानो उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती, और कभी कभी वो दोनों हंसते भी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री जन्म लेने लगी। एक रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, मगर शायद वक्त ने उसे किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया था। एक रात जब अन्वेषा समुंदर के किनारे अकेली बैठी थी, चांद अपनी चांदनी में टापू को नहला रहा था। समुंदर की लहरों में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगीं। शोर, हुक्म, गुरूर, तन्हाई। अगली सुबह वो फैजू के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो गुरूर टूट चुका था, जो कभी उसके वजूद का हिस्सा था। वो उसके कदमों के करीब बैठ गई। मैं गलत थी, आवाज कांप रही थी। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, फैजू। फैजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, रईस बानो, इंसान तब बदलता है जब वो खुद को पहचानता है। तुमने वो कदम उठा लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस लम्हे दोनों के बीच कुछ बदल गया। वो सिर्फ मालिक और नौकर नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान बन गए जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। अब वो दोनों साथ काम करने लगे। मछली पकड़ते, पानी भरते, झोपड़ी को बेहतर बनाते, और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। रफ्ता रफ्ता उनके बीच एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। जब वो हंसती तो फैजू मुस्कुराता। जब वो थकती तो वो खामोशी से उसके लिए पानी भर लाता। वक्त गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी और सुकून दोनों थे, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए। शायद वो मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सुकून ढूंढने का लम्हा था। अब वो झोपड़ी रईस बानो के लिए घर बन गई थी। फैजू कहता, यह देखो, यही जिंदगी है, न शान न शौकत, बस एक सादा सा दिल और उसके साथ सुकून। एक दिन फैजू ने पूछा,
तुम इतनी सख्त क्यों थीं? हर किसी से नफरत क्यों करती थीं? रईस बानो ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। अमित, मेरा शौहर सिर्फ दौलत के पीछे था। मैं अकेली थी, मगर यह अकेलापन कभी किसी ने देखा नहीं। मैं गुस्से में रहने लगी, लोगों को धत्कारने लगी, शायद खुद से नफरत करने लगी। मगर तुमने तुमने मुझे वो एहसास दिलाया कि इंसान होना कैसा होता है। फैजू ने उसकी आंखों में देखा। तुमने देर की, मगर खुद को पहचान लिया। यही काफी है। वक्त जैसे ठहर गया था। टापू पर अब वो दोनों साथ रहने लगे। एक दूसरे के बगैर खामोशी भी अधूरी लगती। दिन में वो मछली पकड़ते, शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। कभी कभी वो दोनों हंसते, कभी अतीत की बातों पर चुप हो जाते। एक शाम जब सूरज समुंदर में डूब रहा था, रईस बानो लकड़ियां चुनने गई। अचानक उसने दूर समुंदर में एक जहाज देखा, रोशनियों से भरा, शोर से लबरेज। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हम बच सकते हैं, वो बुदबुदाई। मगर अगले ही लम्हे उसने फ्लेयर गन की तरफ देखा और हाथ रोक लिया। कुछ पल वो चुप खड़ी रही, फिर खुद से कहा, अगर मैं गई तो उसे खो दूंगी, और शायद यह सब कुछ बेईमानी हो जाएगा। रात को वो चुपचाप वापस झोपड़ी में आ गई। फैजू को कुछ नहीं बताया। उसके दिल में अब यह तमन्ना नहीं थी कि वो वापस अपनी दुनिया में जाए, वो दुनिया जहां सिर्फ खाली मुस्कुराहटें और दिखावा था। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। झोपड़ी में उन्हें एक पुरानी शराब की बोतल मिली। फैजू ने हंसते हुए कहा, यह शायद किसी मुसाफिर की याद होगी। दोनों ने वो बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट भरने लगे। हवा में कहकहे गूंजने लगे, समुंदर खामोशी से सुनने लगा। उस रात वो दोनों देर तक नाचते रहे, जैसे जिंदगी की थकान को रक्स में बहा देना चाहते हों। अब वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि लफ्ज गैर जरूरी हो गए थे। उनके बीच सिर्फ सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। फैजू अब भी उम्मीद रखता था कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा, मगर रईस बानो चाहती थी कि वक्त यहीं थम जाए, उसी टापू पर, उसी झोपड़ी में जहां वो पहली बार खुद बन पाई थी। समुंदर के किनारे शाम ढल रही थी। हवा में नमी थी और आसमान पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रईस बानो और फैजू किनारे बैठे थे, खामोश, मगर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। रईस बानो ने धीरे से कहा, अगर हम यहां से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फैजू, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे इश्क करने लगी हूं और चाहती हूं कि यह लम्हे कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज में पहली बार एक सच्चाई थी जो शायद उसने जिंदगी में पहली मर्तबा महसूस की थी। फैजू ने उसका हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया। अगर हमारा प्यार सच्चा है रईस बानो, तो चाहे हम कहीं भी रहें, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मोहब्बत जगहों से नहीं, दिलों से जुड़ी रहती है। वो लम्हा समुंदर के शोर में कहीं खो गया। फिर फैजू ने आसमान की तरफ फ्लेयर चलाया। कुछ घंटों बाद एक बोट उनके करीब आ गई और उन्हें बचा लिया गया। बोट पर बैठे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे दिल जानते हों कि यह सुकून, यह खामोशी शायद अब कभी ना मिले। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो रईस बानो का शौहर अमित देव वहां मौजूद था। वो भागकर रईस बानो के गले लगा। रईस बानो, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आता। फैजू पीछे खड़ा यह मंजर देख रहा था। अमित ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। तुमने मेरी बीवी की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए मेरा शुक्रिया। फैजू ने नजरें झुका लीं और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। कुछ दिन बाद फैजू शहर के एक कैफे में अकेला बैठा था। इतने में एक शख्स उसके सामने आया। यह अमित साहब ने भेजा है, इनाम के तौर पर, और एक बैग मेज पर रख दिया। फैजू ने बैग खोला। अंदर नोटों के बंडल थे। चेहरे पर हल्की सी तलखी आई। मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है, वो बोला और बैग वापस फेंक दिया। मगर वो बैग वहीं रह गया। फैजू ने जाते जाते अचानक रुककर बैग देखा
और चुपचाप उसे उठा लिया। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बैग में से कुछ रकम निकाली और अंदर जाकर एक खूबसूरत अंगूठी खरीदी, चमकती हुई मगर सादा, बिल्कुल रईस बानो जैसी, जो अब गुरूर से खाली थी। अगली सुबह उसने रईस बानो को फोन किया। रईस बानो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। काश हम दोनों टापू पर ही रह जाते, वहीं जहां सुकून था। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी के बाद रईस बानो की आवाज आई। मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकी फैजू। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। कल मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक खत लिखकर होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। मैं जरूर उसे ले लूंगी। फैजू ने वही किया। एक रात पहले उसने बैठकर एक खत लिखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम दोनों कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां ना दुनिया होगी, ना कोई नाम और नसब, बस तुम, मैं और वो सुकून जो हमें टापू पर मिला था। सुबह सूरज निकलने से पहले बंदरगाह आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा के लिए। फैजू। उसने वो खत अंगूठी के साथ रिसेप्शन पर रख दिया, मगर किस्मत ने एक बार फिर उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अगली सुबह वो खत सबसे पहले अमित देव के हाथ लगा। उसने वो खत पढ़ा और मुस्कुरा दिया, फिर चुपचाप उसे रईस बानो तक पहुंचने नहीं दिया। रईस बानो इंतजार करती रही, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार वो मजबूर होकर अमित के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में बेहिसाब सवाल। दूसरी तरफ बंदरगाह पर फैजू सूरज की पहली किरण से लेकर दोपहर तक इंतजार करता रहा, मगर रईस बानो नहीं आई। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वो फिर से अपनी दुनिया में खो गई? क्या उसका प्यार झूठा था? मगर फिर उसने सोचा, शायद यह किस्मत का खेल है। शायद हम दोनों के लिए अलग अलग रास्ते लिखे हुए हैं। 5 साल गुजर गए। फैजू अब एक छोटे रेस्तरां का मालिक बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से वो रकम बढ़ाई और अपनी मां और भाई बहनों को एक अच्छी जिंदगी दी। मगर दिल के किसी कोने में अब भी रईस बानो की याद बसी हुई थी। वो अंगूठी उसने अपने पास संभाल कर रखी थी। एक दिन जब वो अपने रेस्तरां में बैठा था, दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। सादा सी साड़ी, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं, बस एक नरम सी मुस्कान। वो रईस बानो थी। फैजू की सांसें थम गईं। तुम? रईस बानो मुस्कुराई। मुझे 5 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में। अमित ने तुम्हारा खत छुपा लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने उससे तलाक ले लिया। अब मैं आजाद हूं फैजू, और तुम्हें ढूंढने आई हूं। फैजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से वो अंगूठी निकाली। यह मैंने तुम्हारे लिए 5 साल पहले खरीदी थी। रईस बानो ने अंगूठी पहनी और फैजू के हाथ थाम लिए। अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। और इस तरह गुरूर से शुरू हुआ सफर प्यार पर खत्म हुआ। रईस बानो ने सीखा कि असली दौलत दिल में होती है, रुपयों में नहीं। और फैजू ने सीखा कि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं।